हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए.के. तिवारी बुक का चैप्टर 19 और 20 दोनों कंप्लीट करेंगे। ये इस ए.के. तिवारी बुक का लास्ट चैप्टर है। आज के बाद ए.के. तिवारी बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 18 तक चैप्टर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। मैंने इसी एक अलग से ए.के. तिवारी पार्ट 2 के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो आज ये ए.के. तिवारी बुक भाग 2 का लास्ट वीडियो है। मतलब आज के बाद ये पूरी बुक हमने कंप्लीट कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 चैप्टर का नाम है प्रजाति और प्रजातिवाद, रेस एंड रेसिज्म। प्रजाति एक विवादास्पद अवधारणा है क्योंकि इस शब्द का भ्रामक अर्थ लगाया गया है जिससे समाज में अनेक प्रजातीय दंगे हुए। अतः इस समस्या के समाधान के लिए यूनेस्को द्वारा 1952 में पेरिस में समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों व वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रजाति का अर्थ शारीरिक लक्षण, फिजिकल ट्रेट से लगाया गया। प्रजाति का श्रेष्ठता व हीनता से कोई मतलब नहीं है। जूलियन हक्सले व हैडन ने प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह या सम शारीरिक लक्षण वाले समूह एथनिक ग्रुप के प्रयोग का सुझाव दिया। ग्रीन के शब्दों में प्रजाति एक बृहद जैविकीय मानव समूह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कथन दे देता है, पूछता है किसने कहा है। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार के अनुसार यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके तो चाहे उस जैविकीय समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों ना हो, वे एक प्रजाति हैं। हॉबेल के अनुसार प्रजाति को एक विशिष्ट जनिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों के एक वृहद समूह से है। बीसेंस और बीसेंस के शब्दों में आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाने जा सकने वाले विशाल व्यक्तियों के समूह को प्रजाति कहते हैं। सभी मानव जाति एक ही पूर्वज मतलब मेधावी मानव होमो सैपियंस की संतान है। फिर उनके बीच भिन्नता के संबंध में निम्न विचार प्रचलित हैं। पहला है उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, अचानक होने वाला परिवर्तन जो वंशानुगत हो जाता है। या हुगो की डी ब्रिज की अवधारणा है। प्राकृतिक परिवर्तन मतलब नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने दिया है ये कॉन्सेप्ट। समूह से बाहर यौन संबंध क्रॉसिंग, इसकी अवधारणा दी है मेंडल ने। पृथक्करण आइसोलेशन, इसकी अवधारणा दी है ड्यूमा सी मिल्स ने। जनिक प्रवाह का सिद्धांत ये दिया है सीबेल ने। प्रजाति निर्धारण के दो आधार हैं। एक है निश्चित शारीरिक लक्षण, डिफिनिट फिजिकल ट्रेट्स, ऐसे कुछ शारीरिक लक्षण जिस पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता और पड़ता भी है तो न्यूनतम निश्चित शारीरिक लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है शरीर की बनावट, क्रैनियल शेप, शीर्ष देशना इक्वल सर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई इंटू 100। ये रूल लगाकर सिर की बनावट हम निकालते रहे। देन खोपड़ी का घनत्व, स्कल डेंसिटी, या केवल मृत व्यक्तियों का ही निकाला जा सकता है। नाक की बनावट, नोजल शेप, नासिका देशना इक्वल नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई इंटू 100। ये नाक की बनावट निकालने का रूल है। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ए वाले क्या होते हैं, कॉकेसाइड का ए होता है -A, मंगोलायड का -B होता है, निग्रोरायड का -O होता है। कद, स्टैचर, अनिश्चित शारीरिक लक्षण वाले समूह, इनडिफिनिट फिजिकल ट्रेट्स, जिन पर पर्यावरण का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। ये हैं त्वचा का रंग, स्किन कलर, कॉकेसॉइड का क्या होता है, श्वेत होता है। मंगोलायड का क्या होता है, पीत होता है। निग्रोरायड का क्या होता है, श्याम या काली होती है। केश रचना, हेयर संरचना, शरीर पर बालों की मात्रा होती है। आंखों की बनावट, आई शेप और होठ, लिप्स। प्रजातियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस,
कोल ने रंगों के आधार पर 3 प्रजाति समूह का उल्लेख किया है। एक है कॉकोसाइड, जिसे श्वेत प्रजाति कहते हैं, मंगोलायड, जिसे पीत प्रजाति कहते हैं, निग्रोआयड, जिसे श्याम या काली प्रजाति कहा जाता है। ऑर्थर किथ त्वचा के रंग के आधार पर 4 प्रकार की प्रजाति बताते हैं। पहला है श्वेत, दूसरा है काली, तीसरा है पीली और चौथा है भूरी। डकवर्थ ने प्रजातियों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया है। एक है कपालिक परिसीमति के आधार पर, दूसरा जबड़ों के उभार मतलब प्रोगेन्थिज्म के आधार पर, तीसरा है कपालिक घनत्व मतलब क्रेनियल कैपेसिटी के आधार पर। क्रोबल ने क्या किया, प्रजाति का सिद्धांत दिया। इन्होंने 3 प्रकार के प्रजाति समूह की बात की है। एक है कॉकोसाइड, दूसरा है मंगोलायड और तीसरा है निग्रोआयड। कॉकोसाइड में कौन कौन सी प्रजाति आती है, नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्यसागरीय। मंगोलायड में मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकन इंडियंस। निग्रोआयड में निग्रो, मलेशियन और पिग्मी। ये सब क्या होती है, प्रजातियां। हिंदू और बुशमैन। क्रोबर इसके अतिरिक्त 4 संदेहास्पद प्रजाति भी बताते हैं। वो है वेड्डा श्रीलंका की, एनु जापान की, ऑस्ट्रेलायड और पॉलिनेशियन। हॉबल ने प्रजाति को 3 भागों में बांटा है। पहला है कॉकोसाइड, दूसरा है मंगोलायड और तीसरा है निग्रोआयड। नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्यसागरीय। कॉकोसाइड 3 प्रकार के होते हैं, नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्यसागरीय। मंगोलायड के अंतर्गत एशियाटिक, ओशियानिक और अमेरिकन इंडियंस आते हैं। निग्रोआयड के अंदर अफ्रीकन, ओशियानिक और निग्रिटो इसके अंतर्गत आते हैं। हर्बर्ट टिडले, इनकी पुस्तक है पीपल ऑफ इंडिया जो 1915 में आई है। भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटते हैं, जिनमें 3 मूल प्रजाति व 4 मिश्रित प्रजाति है। रिजले द्रविड़ को भारत की मूल प्रजाति मानते हैं। मूल प्रजाति द्रविड़, मंगोल और इंडो आर्यन है। मिश्रित प्रजाति मंगोल, द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़ और तुर्की ईरानी है। बी एस गुहा के अनुसार भारत की मूल प्रजाति निग्रिटो है। गुहा संपूर्ण भारत को 6 प्रजातीय समूहों में विभाजित मानते हैं। पहला है निग्रिटो, दूसरा है मंगोलायड, तीसरा है ऑस्ट्रेलायड, चौथा है भूमध्यसागरीय, पांचवा है अल्पाइन और छठा है नार्डिक। हटन भारत की मूल प्रजाति निग्रिटो को मानते हैं। 6 प्रजाति समूहों का उल्लेख करते हैं। पहला है निग्रिटो, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन, तुर्की और ईरानी। तो आप देख सकते हैं बी.एस. गुहा ने भी 6 प्रकार की भारतीय प्रजाति की बात की है। इनकी जो प्रजाति इन्होंने बताई है वो अलग है और हट्टन ने जो बताई है वो अलग है। तो सही से याद कीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी.एस. घुरिये जाति और प्रजाति में आंतरिक संबंध मानते हुए हिंदू जनसंख्या को उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। ये वर्ग है इंडो आर्यन, पूर्व द्रविड़, पश्चिमी, मुंडा, मंगोलियन। नेक्स्ट है डी.एन. मजूमदार ने प्रोटो ऑस्ट्रेलायड या इंडो ऑस्ट्रेलायड को भारत की मूल प्रजाति मानते हैं। मजूमदार भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र मतलब मेल्टिंग पॉट है। वैसे मेल्टिंग पॉट थ्योरी ऑफ रेसेस की अवधारणा रॉबर्ट पार्ट की है। किसकी है? रॉबर्ट पार्ट की है। उन्होंने यह सिद्धांत अमेरिकी समाज के संदर्भ में दिया था। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम प्रजातियों का वर्गीकरण ब्लूमेनबॉक ने किया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बुफेन ने लिनियस की वर्गीकरण योजना के अंतर्गत मानव जाति की विभिन्नता दर्शाने के संदर्भ में पहली बार प्रजाति शब्द का प्रयोग किया था। काउंट आर्थर डी गोबिनियो की पुस्तक है एसे ऑन द इक्वालिटी ऑफ रेसेस। प्रजाति असमानता पर लिखी गई यह पुस्तक है, जिसमें कहा गया है कि प्रजाति मिश्रण के लिए कॉकोसाइड प्रजाति दोषी है या श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी श्रेष्ठता को नहीं समझ पाई। आर्य प्रजाति सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। महत्वपूर्ण तथ्य पहला है प्रजाति निर्धारण के लिए कितने शारीरिक लक्षणों को उपयोग किया जाता है? कितने किया जाता है? 31 का। किसने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है? तो ये कहा है डी.एन. मजूमदार ने। त्वचा का रंग प्रजातीय वर्गीकरण में एक आकर्षक लक्षण है।
यह मान्यता किस समाजशास्त्री की है? तो ये किसकी है? क्रोबर की है। आज भी प्रजाति हमें पूर्णतः भ्रम में डालती है। यह मत किसका है? तो ये मत है मेरिट का। विश्व में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग हैं? तो मंगोलायड प्रजाति के लोग हैं। यह पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहिए कि मानव समूह का प्रजाति में विभाजन सर्वथा मनमानी है। उसका उल्लेख किसने किया था? इसका उल्लेख किया था लॉर्ड रेगलस ने। किसने? प्रजातिवाद को मनुष्य की सबसे खतरनाक कल्पित धारणा माना है। तो ये माना है वॉलेन विलियर्स ने। प्रजाति केंद्रवाद शब्द किसने प्रयुक्त किया? तो ये शब्द प्रयुक्त किया था इमानुएल दुर्खिम ने। व्हाट इज रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बील्स एंड हाइजर व्हाट इज रेस पुस्तक के लेखक है। तो हमारा जाति और प्रजाति चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्राम एवं उससे संबंधित तथ्य। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। ये चैप्टर 20 है और A.K. तिवारी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मतलब आधी वीडियो तो हमने कंप्लीट कर लिया, आधा और पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के राज्य में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में यह कहा गया कि राज्य पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित हो सके। वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है और देश के विकास में ग्रामीण भागीदारी को सुनिश्चित करना है। यह एक प्रकार से तृणमूल शासन कहा जाता है। सन 1952 में ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया, जिसके अध्ययन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इस समिति द्वारा निम्न कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। पहला है जनता पर सहयोग नहीं मिला। मतलब क्या कारण था? जनता का इसे सहयोग नहीं मिला। किसे? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। सरकारी मशीनरी की उदासीनता। स्थानीय नेता ही गांवों की दिन प्रतिदिन की समस्या को नहीं समझ सकते थे। मेहता समिति ने त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण लागू करने के लिए देश भर में पंचायती राज संस्थाओं के तुरंत शुरू करने पर जोर दिया। इन्होंने कुछ मुख्य निर्देश दिए, जैसे पंचायत राज त्रिस्तरीय ढांचा होगा जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत होगा। दूसरा, स्थानीय लोगों को काम कराने की स्वतंत्रता व उत्तरदायित्व होगा। तीसरा, यह शासकीय ढांचे का भाग होकर गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होगा। चौथा है साधन जुटाने व जन सहयोग गठित करने का अधिकार होगा। इस सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। 1959 में आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। जनता पार्टी के शासन में आने के पश्चात 1977 में अशोक मेहता के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिसे पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हुए उसमें उचित परिवर्तन के संबंध में सुझाव देने को कहा गया। मेहता समिति द्वारा निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की गईं। जिला परिषद को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत की स्थापना की जाए। इस प्रकार इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिला परिषद और मंडल पंचायत। जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी माना जाए और वहीं नीचे के स्तर पर मार्गदर्शन करें। राजनीतिक दल खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों सहित इन संस्थानों के निर्वाचन में भाग लें। न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग रखा जाए। सन 1983 के बाद पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसलिए इस काल को पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्उदय काल कहते हैं। पॉल एल एप्पलबी पंचायत राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण न कहकर विकेंद्रित लोकतंत्र कहते हैं। 1985 में GVK राव के नेतृत्व में
एक समिति की, जिन्होंने जिले को आधार बनाने एवं नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की। सन 1927 पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा व सुधार हेतु डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने तथा इसे संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई। सन 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायतों में संशोधन से संबंधित 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, जो पारित ना हो सका। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान किया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायत को कुल 29 कार्य सौंपे गए। इसी प्रकार नगरीय प्रशासन के लिए 1952 में 74वें संविधान संशोधन हुआ। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 में, बम्बई व कलकत्ता नगर निगम की स्थापना 1726 में हुई। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में मतलब 1880 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की गई, लेकिन लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन का महाधिकार पत्र जारी किया, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नगर से संबंधित संशोधन में कुल 18 कार्य सौंपे गए, जिस पर अधिकार स्थानीय स्वशासन का होगा, तथा नगर पालिकाओं के 3 स्वरूप निर्धारित किए गए। नगर निगम, जो बृहद नगरों के लिए था, नगर परिषद, जो छोटे नगरों के लिए था, और नगर पंचायत, या विशेषकर कस्बों के लिए है, अर्थात यह क्षेत्र जहां गांव और नगर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। नगर पालिकाएं के कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है तथा भंग होने की स्थिति में 6 माह की अवधि में चुनाव कराना अनिवार्य है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 243 में उप अनुच्छेद जोड़े गए, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। 243 का इन अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 243 खा में इसमें त्रिस्तरीय पंचायत का उल्लेख किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अनुच्छेद 243 गा, इसमें पंचायतों की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 घ, इसमें जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण दिया गया और 1/3 स्थान पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। इसे अब 50% कर दिया गया है। अनुच्छेद 243 अंगा, इसमें पंचायत की अवधि आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 चा, इसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 छा, इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 झा, इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 टा, इसमें पंचायतों के निर्वाचन के राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी की संकल्पना को साकार करने के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण, जिसका मुख्य उद्देश्य नवीन ग्रामीण संस्कृति की स्थापना था, को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 1952 में एक महत्वाकांक्षी योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया। इस विकास योजना का प्रथम बीजारोपण 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से परीक्षण के तौर पर उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर जिले में आरंभ किया गया। बाद में पंजाब के नीलोखेरी में इस प्रकार की एक योजना चलाई गई। यह सभी परीक्षण सफल रहे, जिसके पश्चात 5 जनवरी 1952 को भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ और 2 अक्टूबर 1952 को देश 55 सामुदायिक विकास खंडों में इसे लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का केंद्रीय उद्देश्य गांव के जीवन के संपूर्ण स्तर को गांव के निवासियों के सामूहिक श्रम से उन्नत करना है। इस कार्यक्रम के 8 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।
जिसमें पहला है जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र जुड़ा हुआ है। दूसरा है यातायात के साधन। तीसरा है शिक्षा का प्रसार करना। चौथा है स्वास्थ्य एवं सफाई करना। पांचवा है प्रशिक्षण देना। छठा है रोजगार का विस्तार करना। सातवां है मकानों की व्यवस्था करना। और आठवां है सामाजिक कल्याण करना। इस योजना के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए इसकी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए 1955 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा और कृषि प्रसार सेवा की शुरुआत की गई। नोट: इस कार्यक्रम में गांव पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने करते हुए डॉक्टर एस सी दुबे ने इंडियाज चेंजिंग विलेजेस 1957 नामक पुस्तक की रचना की। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए डॉक्टर बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक अध्ययन दल केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, जिसने 1957 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें पंचायती राज या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी। मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद अशोक मेहता समिति के नेतृत्व में पुनः एक समिति का गठन किया, जिन्होंने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की। 1985 में जेबी के राव के नेतृत्व में पुनः समिति का गठन किया गया, जिसने जिले का आधार बनाने और नियमित चुनाव करने की सिफारिश की। ये पूरा क्रोनोलॉजी से पूछता है, तो ये याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति पहले आया था आपका बलवंत राय मेहता समिति, फिर आया अशोक राय मेहता समिति, फिर आया जीबी के राव समिति, फिर आया एल एम सिंघवी समिति। ये पूरा क्रोनोलॉजी से पूछता है, तो ईयर याद रखिएगा आप लोग। 1987 में डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिसमें पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। 1989 में 59वें संविधान संशोधन द्वारा एक असफल प्रयास किया गया। पुनः 1952 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। इस संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जिसे 11वीं अनुसूची कहा जाता है। इसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया गया। गांव के विकास के लिए समय समय पर योजनाएं भी चलाई गई। 1980 में गांव में समग्र विकास के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना मई 1985 में लागू की गई। गांव की सफाई के लिए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में लागू किया गया। गांव के विकास के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में लागू किया गया। इसमें 3 योजनाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? पहली है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरी है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, तीसरी है राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। भारतीय गांवों के विकास के लिए 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत IRDP, ट्राइसेम, द्वारका, सिट्रा, गंगा कल्याण योजना, 10 लाख कुआं योजना सम्मिलित है। इस योजना के द्वारा गांवों में स्वयं सहायता समूह गठित करने का प्रावधान किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को लागू की गई थी। गांवों में गरीब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2000 को किया गया। 2001 में गांव के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लागू की गई, जिसमें 6 क्षेत्र सम्मिलित हैं। पहला है प्राथमिक स्वास्थ्य, दूसरा है ग्रामीण सड़कें, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा, चौथा है ग्रामीण आवास, पांचवा है ग्रामीण पेयजल और छठा है ग्रामीण पोषण। चलो गांव की नीति पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने 2005-06 में भारत निर्माण योजना लागू किया, जिसमें निम्न को वरीयता दी गई: संचय, सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण। गांव से पलायन को रोकने के लिए विशेषकर असंगठित क्षेत्र
के मजदूरों के लिए मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लागू की गई, जिसमें परिवार के सदस्य के लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। उपरोक्त के अलावा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-80, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 लागू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हैदराबाद में 1965 में की गई। इन सरकारी कार्यक्रमों के अलावा ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए भारतीय राजनेताओं और विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्यक्रम व आंदोलन चलाए जाते हैं, जैसे सर्वोदय, भूदान और अंत्योदय योजना आदि। सर्वोदय सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया। इन्होंने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती अनुवाद सर्वोदय के रूप में किया। सर्वोदय का अर्थ है सभी का समान रूप से उदय, उन्नति और उत्कर्ष। विनोबा भावे लिखते हैं कि सर्वोदय थोड़े से व्यक्तियों का उत्थान नहीं चाहता, बहुमत का भी नहीं, या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से संतुष्ट नहीं है, या तो एक और सबसे ऊंचे और नीचे लोगों के, शक्तिशाली और निर्बलों के, बुद्धिमानों और मूर्खों के कल्याण से संतुष्ट हो सकते हैं। शंकर रायदेव का कहना है सर्वोदय का सीधा और सरल अर्थ है सबका उदय। गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम को सर्वोदय का प्राण मानते हैं। भूदान आंदोलन, इस आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे जुड़े थे। सन 1951 में जब विनोबा जी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में नालगोंडा किले के कोचमपल्ली गांव की यात्रा पर थे, तभी वहां के भूमिहीन हरिजनों ने अपनी व्यथा सुनाई। उन हरिजनों का कहना था कि अगर 80 एकड़ जमीन मिल जाए तो हम सभी भी कुछ भूमि के मालिक हो जाएंगे और अपना विकास स्वयं करेंगे। 18 अप्रैल 1951 को कोचमपल्ली के जमींदारों के सामने विनोबा जी ने भूमि दान का प्रस्ताव रखा, जिससे प्रभावित होकर एक जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन दान कर दी और वहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हो गई। विनोबा जी का सर्वाधिक भूमि बिहार में दान से प्राप्त हुई थी और बिहार के गया जिले में उन्होंने भूदान कार्यक्रम स्थापित किया, जो पहले हैदराबाद में था। विनोबा जी और उनके अनुयायियों ने गया जिले को बारदोली बनाने का निर्णय, जहां पहले ही सरदार पटेल द्वारा सत्याग्रह किया जा चुका था। विनोबा जी के ने लिखा है कि भूदान का कार्य वर्तमान समाज व्यवस्था को परिवर्तित करना है। भूदान केवल एक आंदोलन नहीं, अपितु बहुउद्देशीय क्रांति है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, या तो विशाल सामाजिक, राजनीति तथा आर्थिक दिशा में प्रथम कदम है। ग्रामदान, भूदान का विकसित रूप ग्रामदान है, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर ग्रामवासी जमीन पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करते हैं। ग्रामदान कार्यक्रम में भी विनोबा भावे जुड़े हुए हैं। पहला ग्रामदान 1952 में उत्तर प्रदेश के मंगलोट गांव में हुआ, लेकिन उड़ीसा में ग्रामदान कार्यक्रम अधिक सफल रहा। जयप्रकाश नारायण ऐसे गांव को सामुदायिक गांव कहते हैं। ग्रामदानों का अध्ययन उत्तर प्रदेश में रघुराज गुप्त ने, उड़ीसा में मनमोहन चौधरी ने, जबकि राजस्थान में ऐसे गांवों का अध्ययन टी.के. ओमन द्वारा किया गया। संपत्ति दान, 23 अक्टूबर 1952 में पटना में संपत्ति दान आंदोलन का श्री गणेश आचार्य विनोबा जी द्वारा किया गया। विनोबा जी के अलावा श्रमदान, बुद्धिमान और प्रेमदान जैसे कार्यक्रमों को भी संचालित किया, लेकिन जीवन दान का सर्वप्रथम प्रयास 1954 में जयप्रकाश नारायण द्वारा, तत्पश्चात विनोबा जी द्वारा उनके अनुयायियों ने भी जीवन दान को अपनाया। अंत्योदय, अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ है आखिरी आदमी पर पहली नजर, मतलब 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान सरकार ने ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए अंत्योदय योजना प्रारंभ की। इसके अंतर्गत राज्य के लगभग 33,000 गांवों में से प्रत्येक गांव के लोगों द्वारा चुने गए गांव के सबसे गरीब 5 परिवारों को हर संभव सहायता देकर सम्मानित जीवन जीने योग्य बनाने का प्रयास किया गया। अंत्योदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने 1977 में राजघाट पर
संसद राज्यों के शपथ दिलाने के दौरान किया था। ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1977 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रयास किया जाता रहा है। ग्रामीण भूमि व्यवस्था और भूमि सुधार, रूरल लैंड सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म। परंपरागत भारतीय गांव में व्यक्ति भूमि को जोतता व बोता था, वह उसी की मानी जाती थी। केवल राजाओं द्वारा भूमि की उपज कुल हिस्से का एक तिहाई या एक एक बटा छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भूमि व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन आया। सर्वप्रथम 1792 में थॉमस मुर्नो ने मद्रास में रियतवाड़ी व्यवस्था लागू किया, जो धीरे धीरे मुंबई, बरार, मध्य प्रदेश, असम, कुर्ग क्षेत्रों में प्रचलित हो गई। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है, किसान भूस्वामी रहता था, उसका भूमि पर स्वामित्व रहता था। वह भूमि को हस्तांतरित व बेच सकता था अथवा किसी को खेती के लिए दे सकता था। दूसरा है, भूमि का सरदार से सीधा संबंध था, कोई मध्यस्थ नहीं था। तीसरा है, भूस्वामी जब तक सरकार को लगान देता रहता था, वह भूमि का स्वामी बना रहता था। चौथा है, बंदोबस्त 20 या 30 वर्ष के लिए किया जाता था। पांचवा है, सरकार भूमिकर भूमि का उर्वरा शक्ति के अनुसार निश्चित करती थी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के द्वारा लगान वसूल करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रथा स्थापित की, जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। जमींदारी भूमि का स्वामी होता था। जमींदार वह किसी को भी कृषि के लिए भूमि दे सकता था, जब चाहे उसे बेदखल कर सकता था। जमींदार सरकार का स्थायी बंदोबस्त के अनुसार भूमि कर देता था। जमींदार किसानों से कुछ भी वसूल कर सकते थे। प्रायः जमींदार स्वयं खेती नहीं करते थे। जमींदार सरकार और कृषक के बीच मध्यस्थ बन बैठे थे। सर्वप्रथम आगरा व अवध क्षेत्र में 1833 में भूमि से संबंधित एक नई व्यवस्था लागू की गई, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। बाद में पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भी यह व्यवस्था प्रचलित हो गई। इसकी मुख्य विशेषताएं थी। पहला है, महाल का अर्थ है गांव। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व संयुक्त रूप से समस्त गांव का रहता था। दूसरा है, मालगुजारी। लंबदार अमीन वसूल करता था और सरकार के कोष में जमा करता था। तीसरा है, गांव की बंजर भूमि। वृक्ष, कुएं आदि गांव की संयुक्त संपत्ति मानी जाती थी। चौथा है, यदि कोई कृषक अपनी भूमि छोड़ देता तो गांव की संयुक्त संपत्ति हो जाती थी। सॉरी। पांचवा है, पहले के प्रमाण के आधार पर ही आगे भी बंटवारा किया जाता था। उपयुक्त व्यवस्थाओं के विरुद्ध भारतीय किसानों में जबरदस्त विरोध था, जिसका प्रकटीकरण उनके द्वारा समय समय पर किए गए आंदोलन हैं, जैसे चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ, खेड़ा आंदोलन 1918 में, मदारी पासा के नेतृत्व में एका आंदोलन 1921 और 22 में हुआ, बारदौली आंदोलन 1928 इत्यादि। स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नवंबर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक कार्य समिति का गठन किया, जिन्होंने भूमि सुधार की बात कही, जमींदार उन्मूलन का महत्वपूर्ण बताया। 1950 में केंद्रीय जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ। तत्पश्चात सभी राज्यों ने अपने यहाँ भूमि सुधार और भूमि जमींदारी उन्मूलन संबंधी अधिनियम पारित किए। 1951 में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू बनाया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि जो किसान अनेक पीढ़ियों से एक जमीन पर कृषि करते आ रहे हैं, वे 1 वर्ष के लगान का 10 गुना सरकार के पास जमा करके उस भूमि पर स्थायी स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे किसानों को भूमिदर कहा गया। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई किसान जमींदारी उन्मूलन के 5 वर्ष पहले से किसी भूमि पर खेती कर रहा है, तो 1 वर्ष के लगान का 15 गुना रुपए जमा करके उसे भी भूमिदर बनने की सुविधा प्रदान की गई।
ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1 जुलाई 1951 से लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा भूमि सुधार, मध्यस्थों का उन्मूलन, भूमि सीमा निर्धारण, चकबंदी की व्यवस्था आदि का प्रावधान किया गया। इसके आधार पर किसानों की 4 श्रेणियां विभाजित की गईं। पहला है सीमांत किसान, 0 से 1 हेक्टेयर, उस समय के अनुसार सबसे ज्यादा 59.2। लघु किसान 1 से 4 हेक्टेयर, 32.7%। तीसरा है मध्यम किसान, 4 से 10 हेक्टेयर, 7.2%। बड़े किसान 10 हेक्टेयर से ऊपर, 1.9%। भारत में किसान आंदोलन। अध्ययन की दृष्टि से किसान आंदोलन को स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात के रूप में बांटकर देखा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व के किसान आंदोलन, जो वास्तव में कृषक आंदोलन थे और मध्यस्थों बिचौलियों के विरुद्ध थे। स्वतंत्रता पूर्व के हुए कुछ प्रमुख कृषक आंदोलन निम्नलिखित हैं। पहला है चंपारण आंदोलन, जो 1917 में आया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यहाँ से 3 कठिया प्रथा प्रारंभ हुई थी। दूसरा है खेड़ा आंदोलन, मतलब ये जो चंपारण आंदोलन था 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध किया गया था। खेड़ा आंदोलन जो 1918 में हुआ था, नेतृत्व किया था गांधी जी ने। बारदोली आंदोलन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया। तेभागा आंदोलन 1946 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में एनजी रंगा के ने नेतृत्व किया। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात किसान आंदोलन का स्वरूप बदल गया। अब इन्हें पूर्णतः कृषक आंदोलन न कहकर किसान आंदोलन कहा जा सकता है। इसका स्वरूप अखिल भारतीय न होकर क्षेत्रीय या स्थानीय रह गया। स्वतंत्रता के पश्चात होने वाले तेलंगाना आंदोलन 1945-52 और नक्सलवादी आंदोलन 1967 कुछ हद तक स्वतंत्रता पूर्व के आंदोलन जैसे थे। कृषक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1920 और 30 तक देश में कई किसान आंदोलन हुए, जिसमें अवध, बिहार, गुजरात और दक्षिण भारत का क्षेत्र प्रमुख है। अवध में बाबा रामचंद्र ने, बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और दक्षिण भारत में प्रोफेसर एनजी रंगा ने किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1921-22 में हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर में मदारी पासा ने एक आंदोलन के रूप में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1926 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा का गठन किया। सन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में सरस्वती की भूमिका प्रमुख थी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1936 में जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। प्रोफेसर एम.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक शोषण से किसानों का संरक्षण, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और राजस्व दर में कमी। स्वतंत्रता के पश्चात किसान आंदोलनों का स्वरूप स्थानीय हो गया। कुछ किसान आंदोलन किसान संगठनों द्वारा सरकार में रियायती दर पर खाद, बीज, डीजल, पानी आदि प्राप्त करना था, जबकि कुछ किसान आंदोलन अपनी स्थानीय समस्याओं की उपज थे। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता पश्चात किसान आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य हितों को लेकर मोलभाव करना तथा राजनीतिक हो गया। सर्वप्रथम तमिलनाडु में 1959 में श्री नारायण स्वामी नायकर के नेतृत्व में तमिलनाडु एग्रीकल्चर एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसने बिजली की दरों में कमी, कृषि उत्पाद के मूल्यों का निर्धारण, पशुओं का बीमा आदि मांगों को लेकर आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों द्वारा एनजी बोकार्ड के नेतृत्व में 1972 में शेतकारी संघ का गठन किया गया। सन 1972 में पंजाब में खेती बाड़ी जमींदार यूनियन का गठन हुआ, जिसमें गेहूं के ऊंचे मूल्यों तथा लागतों में छूट के लिए आंदोलन चलाया। पंजाब में ही 1986 में भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ, जिसमें खेती बाड़ी यूनियन का विलय हो गया। ग्रामीण पुनर्निर्माण और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। सर्वप्रथम 1985 में मेक्सिको में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ब्लॉक के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में कुछ उत्तम बीजों का उपयोग किया गया,
जिससे उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 50 लाख टन अधिक हुआ। इस वृद्धि को देखते हुए अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति कहा। नॉर्मन ब्लॉक को इसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत द्वारा भी हरित क्रांति को अपनाया गया। इसलिए स्वामीनाथन को भारत में क्रांति का जनक मानते हैं। 1964 में सघन जिला कृषि कार्यक्रम के रूप में परीक्षण के तौर पर अलीगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ और शाहाबाद बिहार जिलों में इस तकनीक को अपनाया गया, जिसकी सफलता को देखते हुए इसे अन्य जिलों में कार्यान्वित किया गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय ग्रामीण किसान में संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ। भूमि सुधार के कार्यक्रम और हरित क्रांति के प्रभाव ने पिछड़ी जातियों के रूप में एक नई प्रभुजाति को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप जहां आय में वृद्धि हुई, अधिक उत्पादन हुआ, मुद्रा की बचत हुई, रोजगार सुविधाओं का विकास हुआ, वहीं दूसरी तरफ इससे कुछ ही क्षेत्र और खाद्यान्न प्रभावित हुए। कृषक सर्वहारा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, बाजार अर्थव्यवस्था के चलते जजमानी प्रथा प्रभावित हुई, सत्ता पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित हो गई। इस प्रकार भूमि सुधार, हरित क्रांति और पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण शक्ति संरचनाओं को गहरे रूप से प्रभावित किया है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार परंपरागत भारतीय गांवों में शक्ति संरचना के 3 आधार हैं। पहला है जमींदारी प्रथा, दूसरा है ग्राम पंचायत और तीसरा है जाति पंचायत। इसमें तथाकथित ऊंची जातियों का ही वर्चस्व था, जिसमें काफी परिवर्तन आया। लेकिन योगेंद्र सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों के अध्ययन उपरांत ग्रामीण शक्ति संरचना की 4 विशेषताएं बताते हैं। शक्ति अभी भी ऊंची जातियों एवं वर्गों में केंद्रित है। प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च व निम्न जाति व वर्गों में संघर्ष बढ़ गया है। सामाजिक संरचना में प्रजातांत्रिक मूल्यों का गौण रूप में प्रवेश हुआ है। शक्ति आज भी आर्थिक संपन्नता से प्रभावित है। कृषि में वर्ग व्यवस्था। डॉक्टर योगेंद्र सिंह का कहना है कि भारत में वर्ग व्यवस्था जाति सावयवी गुणों से प्रभावित है। आंद्रे बेते सिपुरम गांव के अध्ययन उपरांत 3 प्रकार के वर्गों का उल्लेख करते हैं, जो समानतः 3 जातियां हैं। एक है जमींदार वर्ग, जिसे ब्राह्मण जाति बोला जाता है, दूसरा है किसान वर्ग, जिसे गैर ब्राह्मण जाति बोला जाता है, और तीसरा है कृषि श्रमिक, जिसे आदि द्रविड़ जाति बोला जाता है। डेनियर थॉर्नर तमिलनाडु के कुंबापटई गांव के अध्ययन उपरांत 3 वर्ग बताते हैं: मालिक वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग। गेल ओम्बिट तंजावुर जिले के अध्ययन उपरांत 3 वर्ग धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान का उल्लेख करती हैं। डेविड हर्डीमैन गुजरात के गांवों के अध्ययन उपरांत 3 वर्ग धनी, मध्यम और दरिद्र के रूप में विभाजित करते हैं। रुडोल्फ द्वारा गुजरात के गांवों के अध्ययनों उपरांत कृषक समाज को आर्थिक आधार पर 4 वर्गों बड़े भूस्वामी, पशुपालक, पूंजीपति, लघु किसान और कृषि श्रमिक में विभाजित किया है। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने बंगाल के गांवों के अध्ययनों उपरांत 3 वर्गों का उल्लेख किया है। एक है भूस्वामी और निरीक्षक किसान, दूसरा है आत्मनिर्भर कृषक और तीसरा है कृषि श्रमिक। भारत में नियोजन प्रणाली, प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। विकास के लिए नियोजन प्रणाली को अपनाने वाला सर्वप्रथम देश सोवियत संघ मतलब रूस था, जिसके पश्चात भारत द्वारा इसे अपनाया गया। लेकिन भारत में नियोजन के विकास की एक अलग कहानी है, जिसमें समय अनुसार परिवर्तन होता रहा है। जैसे सर्वप्रथम 1934 में एन विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान्ड इकोनॉमिक चेंज फॉर इंडिया में भारत के विकास के लिए आर्थिक नियोजन की बात कही गई। दूसरा, 1937 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके आधार पर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया। 1944 में बम्बई के उद्योगपतियों ने मिलकर 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी, जिसे बम्बई योजना कहा गया। 1944 में ही भारतीय श्रमिक संघ के प्रमुख एम.एन. रॉय द्वारा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित जन योजना प्रस्तुत की गई। पुनः 1944 में ही गांधी जी विचारधारा के समर्थक श्री एस.एन. अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की, जिसकी अवधि 10 वर्षों की थी।
1950 में जयप्रकाश नारायण ने शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। 1950 में ही राष्ट्रकुल के सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की कोलंबो योजना प्रस्तुत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति की सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा विकास की पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। गुनार मिडल अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में लिखते हैं कि नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन एक चेतन प्रयास है। ग्रिफिन तथा इनास नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति का बेहतर साधन है तथा मानवीय क्रियाओं की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। लॉरविन के अनुसार नियोजन साधारणतः मानवीय शक्ति का विवेक सम्मत तथा वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक चेतन प्रयास है। नियोजन की विशेषताएं। भारत में आर्थिक विकास हेतु लोकतंत्रीय आर्थिक नियोजन पद्धति को अपनाया गया, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। भारतीय आर्थिक नियोजन का चरित्र निर्देशात्मक है। यह आदेशात्मक नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन द्वारा विकास की बात करता है। तीसरा है, इसका स्वरूप केंद्रीयकृत न होकर विकेंद्रीकृत या विकेंद्रित है। इसमें समाजवादी तथा पूंजीवादी तत्वों का समावेश किया गया। इसमें ढांचागत और आधारभूत भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। इसकी प्रकृति मूलतः वित्तीय न होकर भौतिक है, अर्थात पहले भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, फिर उसके लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था की गई। उद्देश्य था, मोटे तौर पर भारत में नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक विकास करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता मतलब स्वावलंबन, सामाजिक न्याय और नियोजन मतलब रोजगार। आर्थिक स्थायित्व समानता नियोजन को कार्ल मीनिंग ने दो भागों में विभाजित किया है। एक है समग्रवादी सामाजिक नियोजन, टोटलिटेरिज्म, शासन प्रशासन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें निजी और सार्वजनिक जीवन के सारे पक्ष एक सर्वव्यापक प्रभुत्व की प्रक्रिया में विलीन हो जाते हैं, समग्रवादी सामाजिक नियोजन कहते हैं। इस प्रकार समग्रवादी सामाजिक नियोजन के दो स्वरूप प्रकट होते हैं। पहला है अधिनायकवादी फासीवादी सामाजिक नियोजन, फासिस्ट सोशल प्लानिंग। इससे बड़े अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और उद्योगपतियों जैसे कुछ लोगों के लाभ का नियोजन कहा जा सकता है। इसमें धन और साधनों का नियंत्रण इन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले फासीवादी इटली और नाजीवादी जर्मनी में इस प्रकार का नियोजन प्रचलित था। साम्यवादी सामाजिक नियोजन, कम्युनिस्ट सोशल प्लानिंग। इसमें कठोर नियंत्रण द्वारा सार्वजनिक कल्याण का प्रयास किया जाता है। यह नियोजन सर्वप्रथम रूस में लागू हुआ, जिसे भारत द्वारा भी अपनाया गया। प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन, डेमोक्रेटिक सोशल प्लानिंग। इस तरह के नियोजन में विकासवादी तथा जनतंत्रकारी तरीके अपनाए जाते हैं। समाज में प्रचलित व्यवस्था के द्वारा ही समग्र विकास की बात की जाती है। वास्तव में भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए इस नियोजन को अपनाया गया। यह प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन ही है। अब जानेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक आई हैं और कितनी थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो थी 1951 से 1956 तक रही थी। दूसरी आई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956 में आई थी, 1961 तक रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 में आई थी, 1966 तक रही थी। फिर योजना अवकाश हुआ था 1966 से 1969 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1968 से आई थी और 1974 में खत्म हो गई थी। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 में आई थी और 1969 में खत्म हुई, मतलब एक वर्ष पूर्व ही इसे खत्म कर दिया गया था। किसे? पंचवर्षीय योजना को। योजना अवकाश 1978 से 1980, मतलब 2 साल का योजना अवकाश हुआ। षष्ठम पंचवर्षीय योजना 1980 में आई थी, 1985 तक रही थी। सप्तम पंचवर्षीय योजना 1985 में आई थी, 1990 तक रही थी। फिर योजना अवकाश हुआ 1990 से 1992 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 में आई थी, 1997 तक रही थी। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 में आई थी, 2002 तक रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से आई थी, 2007 तक रही। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से आई थी, 2012 तक रही। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012
वो आई थी 2017 तक रही। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मुझे ये भी सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बताऊं, क्योंकि एक की तिवारी बुक भाग 2 यहाँ पर समाप्त होता है। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।